सो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, कौन कौन से इसमें पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, ऑर्गन्स कौन कौन से इसमें इन्वॉल्व होते हैं और इसके फंक्शन क्या है, ऑल अबाउट डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। सभी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की वीडियोस आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे। आप देख सकते हैं कई सारी वीडियोस आपको मैंने करा रखी है। काफ़ी हेल्पफुल होगा ये। अगर आप नर्सिंग कोर्स कर रहे हैं, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, तो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं और इंग्लिश में भी मैंने क्लासेस करा रखी है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं इसको। अगर हम बात करें तो 2 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। ठीक है, एक्सटर्नली जो वो होता है जो आप के बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट होता है। इंटरनली का मतलब कि बॉडी के इनसाइड, मतलब बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का 2 पार्ट हो गया। ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल। इसमें एक्सटर्नल की बात करें तो एक्सटर्नल में कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें हो गया पेनिस एंड स्क्रोटम। ठीक है, ये बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट होता है एंड विजिबल होता है। मेल इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें तो इसमें टोटल देखिए 5 ऑर्गन्स इसमें बताएंगे आपको। टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, स्पर्मेटिक कॉर्ड एंड सेमाइनल वेसाइकल, एजिकुलेटेड डक्ट। ठीक है, टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, स्पर्मेटिक कॉर्ड, सेमाइनल वेसाइकल एंड एजिकुलेटेड डक्ट। वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। जो हमारा मेल एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसमें पेनिस सबसे पहला जो पार्ट है। तो इसमें जो कि पेनिस जो होता है ये यूरेथ्रा का एंडिंग पार्ट होता है। यूरेथ्रा जो होता है हमारा वो उससे भी यूरिन पास होता है। ठीक है, तो इसका एंडिंग पार्ट जो होता है वो हमारा पेनिस होता है। और इसका जो मेन मतलब फंक्शन होता है, ये कपुलरी ऑर्गन्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें कई भाग होते हैं। कौन से? ग्लैंस पेनिस हो गया और बॉडी हो गया। ठीक है, 2 पार्ट इसमें, 2 पार्ट होते हैं इसके, बॉडी, ग्लैंस पेनिस। ठीक है, और इसके बाद हाँ, ग्लैंस पेनिस क्या होता है, ये सीसन मूंड शिश्न का सबसे अगला भाग होता है जो आकार में फूला हुआ एवं गोलाकार होता है। यह भाग बहुत ही सेंसिटिव होता है। इसी ग्लैंड पेनिस के भाग मूत्र मार्ग में आके खुलता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें बॉडी की, बॉडी क्या? बॉडी शिश्न का वह भाग है जो ग्लैंस पेनिस तथा रूट के मध्य स्थित होता है। यह भाग आकृति में लंबा होता है एंड शिश्न का यह भाग कई सारे पार्ट से मिलकर बना होता है। अरे सॉरी, भाग मिलकर किससे बना होता है? टिश्यू से। देखिए, इरेक्टाइल टिश्यू, कार्पोरा कावर्नोसा एंड कार्पस स्पॉन्जियोसम। ठीक है, तो इरेक्टाइल टिश्यू जो होता है वो शिश्न का मध्य भाग होता है और इरेक्टाइल टिश्यू का बना होता है, जिसके कारण सेक्सुअल डिजायर के समय शिश्न को इरेक्ट करता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो कार्पोरा कावर्नोसा की हेल्प मेक एंड इरेक्शन, ये भी इरेक्शन में ही हेल्प करता है। नेक्स्ट वन नीचे कार्पस इन स्पॉन्जियोसम, यह इरेक्शन में मदद करता है और इरेक्शन के दौरान यूरेथ्रा को ओपन करने में मदद करता है। मीन्स इरेक्शन में मदद करता है। ये इरेक्शन का मतलब यहाँ पे स्ट्रेट से होगा। ठीक है, इरेक्ट का मतलब होता है स्ट्रेट। इरेक्शन में हेल्प करता है एंड इरेक्शन के दौरान यूरेथ्रा को ओपन करने में हेल्प करता है, कार्पस स्पॉन्जियोसम। ठीक है, अब रूट की बात करें। देखिए 3 पार्ट थे, पेनिस के 3 पार्ट थे। ठीक है, कौन कौन से? आपके ये लास्ट हो गया रूट, और आपकी बॉडी, और सबसे पहला क्या था? ग्लांस पेनिस। ठीक है, ग्लांस पेनिस और बॉडी, रूट, 3 पार्ट हो गए हमारे पेनिस के। रूट जो होता है मूल शिश्न का सबसे अंतिम भाग होता है जो शरीर से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये बॉडी से अटैच होता है और लास्ट पार्ट होता है स्क्रोटम। नेक्स्ट अगर बात करें तो स्क्रोटम दूसरा हमारा क्या था? एक्सटर्नल ऑर्गन में दूसरा पार्ट था स्क्रोटम। यहाँ एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, मतलब थैलीनुमा संरचना होती है जो कि गहरे रंग की होती है। ये इसका स्ट्रक्चर जो होता है फाइबर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड स्मूथ मसल से मिलकर बना होता है। और ये सैकलाइक यानी थैलेरोप संरचना 2 पार्ट में डिवाइड होती है। कौन कौन से? एपिडिडाइमिस और टेस्टिस, जिसके प्रत्येक भाग में विसरण और 2 पार्ट में ये डिवाइड होती है स्क्रोटम, और इसमें जो है टेस्टिस, एपिडिडाइमिस तथा विसरण स्थित होता है। ठीक है, इसमें तो जो टेस्टिस होता है हमारा नंबर ऑफ 2 होता है। ठीक है, लोकेशन की अगर बात करें तो लोकेशन ये संरचना सिम्फाइसिस प्यूबिस के नीचे थाई के ऊपर भाग ये आगे की ओर एवं शिश्न के पीछे स्थित होता है। ठीक है, जो इसका अगर लोकेशन की बात करें तो सिम्फाइसिस प्यूबिस जो होता है, प्यूबिस सिम्फाइसिस होता है, हिप बोन जो होती है उसकी जो जॉइंट होती है, वहाँ पे हमारा प्यूबिस सिम्फाइसिस होता है जो थाई के ऊपर भाग के आगे की ओर शिश्न से पीछे स्थित होता है। ठीक है, अब इंटरनल ऑर्गन्स की बात करें, कौन कौन से इंटरनल ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो देखिए सबसे पहला हमारा टेस्टिस हो गया। ठीक है, टेस्टिस की बात करें
ये कहाँ प्रेजेंट होता है? स्क्रोटम में रहता है, ठीक है। स्क्रोटम 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ये बताया मैंने आपको। जो ह्यूमन में होता है 1 पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर स्क्रोटम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट वन इज स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है, स्क्रोटम जो टेम्परेचर होता है वो एब्डोमिनल कैविटी की अपेक्षा लगभग 2 डिग्री से कम होता है, ठीक है, जो स्पर्म को मैच्योर होने के लिए अनुकूल होता है। इसी कारण से जो टेस्टिस होते हैं एब्डोमिनल कैविटी से बाहर स्क्रोटम में पाए जाते हैं। क्यों ऐसा क्वेश्चन आपके माइंड में आता होगा, या क्वेश्चन आपने देखा होगा कि बॉडी के अंदर क्यों नहीं प्रेजेंट होता है इस टेस्टिस या स्पर्म का फॉर्मेशन बॉडी के अंदर क्यों नहीं हो सकता है, बाहर ही क्यों होता है? क्योंकि जो बॉडी का टेम्परेचर होता है और इसका टेम्परेचर वो कम होता है, ठीक है, डिफरेंस होता है, बॉडी के टेम्परेचर से लगभग 2 सेल्सियस डिग्री सेल्सियस कम होता है, हाँ, ठीक है। टेस्टिस के ऊपरी भाग पर एपिडिडाइमिस स्थित होता है। जो टेस्टिस का अपर भाग है उसमें एपिडिडाइमिस प्रेजेंट होता है, जिसमें स्पर्म का स्टोर करना होता है और मैच्योरेशन होता है, और स्पर्म को वास्ट डिफेंस तक ट्रांसपोर्ट करना होता है। वास्ट डिफेंस क्या होता है? एक ट्यूब होती है जिसमें स्पर्म का मतलब उससे पास होता है, ठीक है, उसके थ्रू आपके जाता है। मनुष्य में गर्भावस्था के अंतिम चरण में, ठीक है, प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेज में लगभग 8वें और 9वें माह में टेस्टिस स्क्रोटम में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन लीजिए, यदि टेस्टिस शिशु के जन्म के उपरांत भी स्क्रोटम में नहीं आ पाते हैं, मीन्स कि अगर ये बच्चे की बात हो रही है, ठीक है, मीन्स जब गर्भवती महिला है कोई, तो उसमें जो स्क्रोटम होता है बच्चे के अंदर वो स्क्रोटम में आ जाता है, 9वें महीने या 8वें महीने में आ जाता है। और इसमें क्या कह रहा है, स्क्रोटम में अगर नहीं आता है तो इस स्टेज को हम बोलते हैं क्रिप्टोकेडिज्म एंड डिसेंडिंग टेस्टिस। इस एब्डोमिनलिटी को हम क्रिप्टोकेडिज्म एंड डिसेंडिंग टेस्टिस कहते हैं, ठीक है, जिसका ऑपरेशन आर्किडोपेक्सी नाम से किया जाता है। इसका सर्जरी के द्वारा ये किया जाता है। टेस्टिस के ऊपर 3 परतें पाई जाती हैं, कौन कौन सी हैं? ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिक एल्बुजिनिया एंड ट्यूनिक वेस्कुलोसा, ठीक है, ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिक एल्बुजिनिया एंड ट्यूनिक वेस्कुलोसा, ठीक है, वेजाइनलिस, एल्बुजिनिया, वेस्कुलोसा। स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस के स्ट्रक्चर की बात करें तो टेस्टिस मेल में प्राइमरी 6 ऑर्गन होते हैं, ठीक है, और जिनका जो वेट होता है वो 15 ग्राम होता है 1 टेस्टिस का, एंड शेप इसका ओवल शेप होता है। एक टेस्टिस में लगभग 200 से 300 सेगमेंट्स पाए जाते हैं, और इन सभी सेगमेंट्स में 2 to 4 जो ट्यूब्स होती हैं, नलिकाएं होती हैं, और ये नलिकाएं जो होती हैं सेमाइनल फेरस ट्यूबल्स कहलाती हैं, मीन्स रेता नलिकाएं भी इसको बोलते हैं, सेमाइनल फेरस ट्यूबल्स, ठीक है। 2 to 4 नलिकाएं होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, और 200 से 300 इसमें सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, इसमें। और सेमानी वेसाइकल्स फेरस वेसाइकल ट्यूब्स बोलते हैं इनको, इन नलिकाओं को। जो नलिकाएं होती हैं उनके फलस्वरूप इसमें उपस्थित सेमानी फेरस सेल्स स्पर्म में बदल जाती है। जो सेमानी फेरस सेल्स होती हैं इनमें नलिकाओं में एक क्रिया होती है, ठीक है, वो जो है शुक्राणुओं में कन्वर्ट हो जाती है, स्पर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और यह क्रिया हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। जेनेसिस और एक वर्ड है, देखिए यहाँ पे जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, और लाइसिस वर्ड अगर यहाँ पे जुड़ जाए तो लाइसिस का मतलब कि लॉस होना, ठीक है, मीन डिस्ट्रॉय होना। और अगर बात करें हम टेस्टिस में इंटरस्टिशियल सेल जो होती हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करती हैं। जो टेस्टिस में इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं वो हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करती है, जो कि मेल हार्मोन होता है, और इस हार्मोन का जो फॉर्मेशन होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से होता है, और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के जो मुख्य फंक्शन है, मतलब मेन फंक्शन जो कौन कौन से है वो नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस जो नॉर्मल ड्यूरेशन है उसकी 65 से 75 डेज और 72 एवरेज, ठीक है। और यह हार्मोन प्यूबर्टी के पश्चात यानी प्यूबर्टी के आफ्टर ये ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस में सहायक होता है, और प्यूबर्टी के पश्चात जो सेक्सुअल सिम्टम्स के डेवलपमेंट के लिए ये प्रेरित करता है, ठीक है। फीमेल में कंपैरिजन में मेल का ज़्यादा ताकतवर होना, मतलब कि ऐसा कहा जाता है ना कि जो मेल होते हैं यानी आदमी जो होते हैं औरत से स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, तो जिसके लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उसी की वजह से इनको ताकतवर माना जाता है। टेस्टिस में उपस्थित सेमाइनिफेरस ट्यूबुल आपस में मिलकर बड़ी नलिकाओं का फॉर्मेशन करते हैं, जिन्हें वास्ट डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। वास्ट सेमाइनिफेरस ट्यूबुल्स के द्वारा शुक्राणु यानी स्पर्म्स जो होते हैं वो टेस्टिस से वास्ट डिफरेंस में आते हैं, और ये वास्ट डिफरेंस आपस में मिलकर टेस्टिस के ऊपरी भाग में एपिडिडाइमस का निर्माण करती हैं, ठीक है, जिसमें स्पर्म एकत्रित हो जाते हैं, स्टोर होते हैं तथा फ्लूइड के साथ मिल जाते हैं, और मिश्रित फ्लूइड सेमाइनी फ्लूइड कहलाते हैं।
इसमें स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है, जिसके साथ साथ जो मोटिलिटी होती है उनको प्रोवाइड होती है। नॉर्मल जो वॉल्यूम होता है सीमेन इन एजाकुलेशन, मतलब वन एजाकुलेशन में जो नॉर्मल सीमेंस का वॉल्यूम होता है वो 2.5 ml होता है एंड उस 5 ml तक होता है, ठीक है। 1 ml सीमेन जो होता है उसमें 50 से 150 मिलियन सीमेन जो एल्कलाइन नेचर होता है, सीमेन का एल्कलाइन नेचर जो होता है 7.2 से 7.5 होता है, ठीक है। लेंथ ऑफ स्पर्म जो होता है 60 to 70 माइक्रोमीटर। एक जो लेंथ बात करें स्पर्म की तो 60 to 70 माइक्रोमीटर होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म एक बार इजैकुलेट होने पर 48 घंटे से ज़्यादा जीवित नहीं रहता है, ठीक है। 48 घंटे के बाद ये ऑटोमेटिक डेड हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एपिडर्मिस और स्पर्मेटिक कॉर्ड, सेमाइनल वेसिकल्स। ये सभी जो आपके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, इस वजह से मैं इसको पार्ट 2 में डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है। पार्ट 1 इसका मैंने डिस्कस कर दिया, पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब, कम से कम एक दोस्तों के आप साथ ज़रूर शेयर कर देंगे एंड कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट द